तो लास्ट टाइम हमने एटम एंड न्यूक्लियाई शुरू किया था। एटम न्यूक्लियाई का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, एटम्स के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर थॉमसन जे थॉमसन मॉडल डिस्कस किया था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस किया था आपके साथ। फिर उसके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कुछ कंक्लूजन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उन सभी चीजों को हमने डिस्कस करते हुए हमने फिर शुरू किया था क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस चीज को स्टडी किया था, इसको शुरू किया था। आज वापिस से मैं इसको रिवाइज करवाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करवाता हूँ। देखिए क्या होता है इस टॉपिक के अंदर, डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार इसको मैं इरेज कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था लिख के, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सिंपल सही बात आपको किसके बारे में बताता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज कितना रहेगा, क्या साइज रहेगा, उसके बारे में हमें बताता है कौन? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेसिकली आपको किसके बारे में बताएगा? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। किसका? न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको पता चल जाए तो आप साइज भी बता सकते हो उसका, क्योंकि आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। इस चीज को, न्यूक्लियस के डायमेंशंस को बताने के लिए, न्यूक्लियस के बारे में पता किसकी वजह से पता चला था हमें? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से। उससे हमें पता चला था कि न्यूक्लियस आपका सेंटर में कंसंट्रेटेड है। अब उसका साइज को पता करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशंस की। कितनी अजम्पशंस की? 3 अजम्पशंस की। उसमें से पहली अजम्पशन की क्या थी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? हैवी होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? हैवी होता है। अगर वो हैवी है, उसके साथ जब अल्फा रे स्ट्राइक करेगी तो उसका जो मोशन होगा बिल्कुल क्या होगा? निग्लिजिबल होगा। बिल्कुल क्या होगा? निग्लिजिबल होगा, जिसको हम उसके मोशन को क्या कर सकते हैं? डिसरिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली बात जो कि कल आपके साथ डिस्कस की थी। दूसरी बात बोलता है जो न्यूक्लियस है आपका और साथ में जो अल्फा पार्टिकल है, रदरफोर्ड ने इनको कैसा माना है? पॉइंट साइज का। कैसा माना है इनको? पॉइंट चार्ज जैसा मानना हुआ है। कैसा मानना है इसको? पॉइंट चार्ज जैसा। यानी कि इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, न्यूक्लियस को और अल्फा पार्टिकल को। ध्यान रहे, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप पूछोगे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो ना? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसी के हिसाब से इसके ऊपर कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर होता है एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज। यानी कि इसने, इसके पास कितने? 2 प्रोटॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? +2 चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर? अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो अजम्पशन की बात करते हैं। अजम्पशन में क्या अजम्पशन हुई है कि आपका न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? पॉइंट चार्ज जैसे हैं। तीसरा जो अजम्पशन था, स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। तीसरी अजम्पशन क्या की? जो स्कैटरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे करके अल्फा रेज आ रही थी, रेस कुछ स्कैटर भी की थी। ये रेस स्कैटर क्यों करती हैं? उसने कहा ये स्कैटर इसलिए करती हैं क्योंकि कोलिजन होती है। कैसी कोलिजन होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है। किसके बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है? न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल के बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? क्योंकि ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया था मैंने, इसको क्विकली आपको रिवाइज भी करवा दिया। तीनों जो अजम्पशन थी आपकी किसकी? रदरफोर्ड की। क्या फाइंड करने के लिए? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, यस सर, क्लियर है। ओके, क्लियर है सर, फाइन। अब यहाँ पे कुछ बातें हम सपोज करते हैं, कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए सपोज इनिशियल अल्फा पार्टिकल अप्रोच द न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी कितनी? ई। आपका जैसे ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल किसको अप्रोच कर रहा है? ये आपका एटम है। एटम के अंदर आपका क्या है? न्यूक्लियस है। थोड़ा सा मैं साइज बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपका एटम है, ये इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है जी। और ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है इस तरह से। कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इसकी तरफ आ रहा है? ई काइनेटिक एनर्जी के साथ इसकी तरफ आ रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ई। ऑन अकाउंट ऑफ
कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। दो लाइव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किसके, कूलम्स लॉ के, ये अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसकी सॉरी अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई खुद ही सोचो, आपकी तरफ कोई साइकिल आ रहा है, अगर आप साइकिल को इस तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दो तो साइकिल की स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है कि 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। अब हो क्या रहा था, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है। लेकिन जैसे जैसे इसको अप्रोच करता है तो आपका न्यूक्लियस इसको अल्फा पार्टिकल को क्या करना शुरू कर देता है, रिपेल करना शुरू कर देता है। जब अल्फा पार्टिकल को ये रिपेल कर रहा होता है तो धीरे धीरे जाने की इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही होगी। और जब तक ये बिल्कुल इसके न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा है ना अल्फा पार्टिकल, जहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जैसे ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, टच नहीं करेगा इसको, बिल्कुल इसके क्लोज पहुंचता है, जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। मैंने सिंपल सी बात बताई है ना, मुझे पता नहीं चला क्लास कब डिस्कनेक्ट हुई, तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने सिंपल सी बात कही, ये आपका एटम है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होता है ना, तो भाई अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि इसके ऊपर ही चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस इसको रिपेल कर रहा होता है, इसको इस तरफ धक्का लगा रहा है, किस तरफ, इस तरफ। अगर इसको इस तरफ धक्का लग रहा है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब तक ये बिल्कुल इसके पास पहुंचता है, बिल्कुल इसके क्लोज पहुंचता है, जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, उस समय इसकी जो वेलोसिटी होती है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, जीरो हो जाती है। वहां पे आके ये रुक जाता है। अगर यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्चुअली हो पता क्या रहा होता है, जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही थी, बिकॉज न्यूक्लियस इसको रिपेल कर रहा था। वेलोसिटी कम हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके मुताबिक ये जो काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो रही थी तो किसी चीज में और कन्वर्ट हो रही होगी, तो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब अल्फा पार्टिकल पहले बहुत ज्यादा इसके पास, मान लीजिए 50 इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता जाता है इसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। 50, 49, 48, 47 इस तरह से कम होती जाती है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और एक टाइम ऐसा आता है कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही बिल्कुल पास पहुंचता है न्यूक्लियस के, टच नहीं करेगा, पास पहुंचेगा, क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, ये इसके पास पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जीरो होने के बाद ये रिपेल होके वापिस चला जाता है, ऐसे करके रिपेल होके वापिस चला जाता है। तो ये रिपेल होके क्या हो गया, वापिस चला गया है। समझ आ रही है ना बात, रिपेल होके क्या कर दिया इसने, वापिस चला गया। तो ये जहां तक आया था इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है अल्फा पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखा हुआ, समझो भाई इधर लैंग्वेज में। सपोज कर लो इनिशियल अल्फा पार्टिकल था जो अप्रोच कर रहा था न्यूक्लियस को, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अप्रोच कर रहा था, ई काइनेटिक एनर्जी के साथ अप्रोच कर रहा था। ऑन अकाउंट ऑफ कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तब क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड चेंजेस टू किसमें चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाएगी। एट सर्टेन डिस्टेंस,
एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस को मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, आर नॉट के साथ। किसके साथ लिख रहा हूँ, आर नॉट के साथ, स्मॉल आर नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। एक डिस्टेंस आएगा कहां से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से। उस डिस्टेंस पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे आगे, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी बताया था मैंने। एंड इट इज रिपेल्ड बाय न्यूक्लियस, और ये क्या होगा, अल्फा पार्टिकल रिपेल किया जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा, और अपने पाथ को क्या कर देगा, रिट्रेस कर लेगा। इधर आया और इधर से ये क्या चला जाएगा, वापिस चला जाएगा। रिट्रेस इट्स पाथ टर्निंग थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। कितनी एंगल के ऊपर, देखो ये आपका एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है। एक आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था, जैसे यहां पहुंचा वेलोसिटी जीरो ही, वापिस अपने पाथ को रिट्रेस करके वापिस चला जाता है। कितनी एंगल के ऊपर, 180 डिग्री एंगल के ऊपर टर्न करके। Therefore, distance r naught is known as distance of closest approach, and at this distance entire kinetic energy becomes किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या मतलब हुआ, मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा होगा आपने। सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गए आपके, पूरी फिजिक्स के जितने आपने पढ़े हुए हैं। देखिए, एटम, न्यूक्लियस, आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था, जैसे बिल्कुल इसके पास पहुंचा तो क्या हुआ, रिपेल हुआ 180 डिग्री के ऊपर, वापिस चला गया। जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी तो मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो रही थी, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। बात समझ आ रही है। एक टाइम ऐसा आया जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, वहां पे आपकी ये जो अल्फा पार्टिकल है रुक गया, स्टॉप हो गया, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगी। और उस समय जब वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, जब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट, बिल्कुल पास पहुंचे न्यूक्लियस के, इसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहां से बिल्कुल सेंटर से लेके, सेंटर जो एटम का सेंटर है, वहां से लेके जहां तक ये अल्फा पार्टिकल आया था, जहां पे आपकी जो रुक गया, सेंटर ऑफ द एटम यानी कि न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जहां तक ये एटम आपका अल्फा पार्टिकल रुका था, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी इसकी तो क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेयर अल्फा पार्टिकल स्टॉप। ये डिस्टेंस होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच में। बड़ी सी डायग्राम बना के दिखाऊं, देखो आपको इधर समझ आएगा। ये आपका एटम, ये आपका न्यूक्लियस, आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा था और यहां आके रुक जाएगा। अब वो कहता है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जहां पे आपका अल्फा पार्टिकल रुका था, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको किसके साथ लिखते हैं, आर नॉट के साथ लिखते हैं। और इसी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये रेडियस न्यूक्लियस का जो हम आर नॉट है, ये बड़ा है एक्चुअल रेडियस से। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पहले ही रुक गया है, अल्फा पार्टिकल पहले ही रुक गया, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ ना रेडियस से। लेकिन फिर भी हम क्या मान के चलते हैं, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इट इज अ रेडियस ऑफ क्या है, आपका न्यूक्लियस है। किसी को कोई डाउट है, जितनी मैंने कहानी सुनाई सभी को समझ आई, ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी समझ आ गई सभी को। तो यहाँ पे मैं तब तक स्टेटमेंट लिखता हूँ जब तक आप बोलते हो यस और नो। तो देखो क्या बोल रहा हूँ, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ, इट इज अ डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेयर अल्फा पार्टिकल स्टॉप, यानी कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैंने आपके लिए रीडिंग कर लिया, आई नो हैंड राइटिंग थोड़ी सी विजिबल नहीं होगी आपको, फिर भी मैंने आपके लिए रीडिंग कर दी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेयर अल्फा पार्टिकल स्टॉप, दैट इज वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नो डाउट सर, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें, फिर आगे मैं इसको बताता हूँ। देखिए किस तरह से मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था
जो चार्ज होता है आपके अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो कितना होता है, +2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 गुना होता है ना, मतलब कि 2 प्रोटॉन्स है इसके पास एक्स्ट्रा। बाकी आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। और चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना। नो डाउट सर, ओके। देखिए ये एटम है आपका, एटम का एटॉमिक नंबर 1 भी हो सकता है, Z को मतलब एटॉमिक नंबर, अगर 1 होगा तो जाने की हाइड्रोजन, बाकी आपको पता है ये 2 होगा तो कितना, हीलियम, इस तरह से। तो Z हम किसके लिए यूज कर रहे हैं आपके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं आपका, एटॉमिक नंबर के लिए। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है बेसिकली, कि कोई एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, एटम के अंदर। अगर एक प्रोटॉन होगा एटम के अंदर यानी कि हाइड्रोजन, अगर 2 प्रोटॉन हो गए यानी कि हीलियम, इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता हो एक एटम का, तो मैं क्या प्रोटॉन्स बता सकता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। आप बोलो सर बता सकते हो, मैं कैसे पूछूंगा कैसे, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा। हीलियम के अंदर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे। अगर कोई एटम के अंदर जेड नंबर, अगर कोई एटम का जेड एटॉमिक नंबर होगा तो उसके अंदर कितने एटॉमिक प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे। समझ आई होगी बात। देखिए तो यहाँ पे वही मानना हमने, मैंने बोला कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, अगर उसका एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, जेड होंगे। तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज आपके प्रोटॉन्स के ऊपर कितना हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ई है, जेड ई हो जाएगा। ये तो नंबर है और ये क्या है, चार्ज है, तो जेड ई हो जाएगा क्या, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस का लिखने का तरीका क्या होता है, प्लस जेड ई, और जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम भी हो सकता है आपका, कोई मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे उस केस में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस केस में क्या था आपका, गोल्ड फॉइल थी, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना मान लिया, क्या है आपका, प्लस जेड ई है। सॉरी, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है उसका, प्लस जेड ई है। तो चार्ज हमें दोनों के ऊपर पता चल गया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना, +2e है, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना आपका, प्लस जेड ई है। जहां पे लिखा हुआ है जेड का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर है, और प्लस ई का मतलब क्या, चार्ज ऑन प्रोटॉन है। अब देखो हमने कुछ चीजें यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देनी है, नेग्लेक्टिंग लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच इज गिवन एज। देखिए जब आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी टकराया होगा, तो उसके जो अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन हुई है उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी हमारी, तो उस एनर्जी को हमने कंसीडर नहीं करना है, तो उस चीज को हमने क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। नेग्लेक्टिंग द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द इलेक्ट्रॉन, देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच कैसे दिया जाता है वो समझेंगे हम। तो कैसे दिया जाएगा, देखो ये आपका एटम, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे आके आपका क्या रुका था, अल्फा पार्टिकल रुका था। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल रुका हुआ है और ये न्यूक्लियस रुका हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितना लिया, r0 लिया है। बात समझ आ रही होगी। और यहाँ पे आके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां सिंपल क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। Q1 कितना है आपका, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, जो कि क्या होगा, Ze। और Q2 क्या है आपका, चार्ज ऑन किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि क्या है, 2e। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, R0। R0 डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, कि जब आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये कैसे लिख दिया, सभी को पता चल गया ना। तो यहाँ पे वही वैल्यू लिखी हुई है, 1/4πε0 Ze इंटू 2e अपॉन R0। ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं, इसको वैल्यूएट करते हैं सारी वैल्यूज को। हमें R0 चाहिए,
आर नॉट को इस तरफ भेज दो, बाकी सारी टर्म्स ये वाली इस तरफ भेज दो। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, आर नॉट तो आ गया इधर, आर नॉट कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। तो वहां पर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2e अपन क्या आ गया 1/2 एमबी स्क्वायर, क्या आ गया 1/2 एमबी स्क्वायर। और ये तरीका हमें इसका निकालने का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझो, अब आपको e की वैल्यू भी पता है, इस e की वैल्यू पता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको मास किसका, आपका अल्फा पार्टिकल का पता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर है, तो एक प्रोटॉन का मास पता होता है तो 2 का पता होगा। वेलोसिटी अगर आपको पता होगी, आप क्या फाइंड कर सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो इस रेडियस को हमने सारी वैल्यूज जब पुट की, जितनी भी वैल्यूज थी इन सभी को वैल्यूज को पुट किया, तो हमें क्या पता चल गया, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पता चल गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या, यानी कि आर नॉट पता चल गया। अब आर नॉट का ये फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग में रखना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये जो हमने अभी ड्राइव किया, कुछ भी नहीं किया। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने आर नॉट निकालना था, आर नॉट को इस तरफ भेजा, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ भेज दी, हमारे सामने ये फार्मूला देखने को मिल गया, जो कि किसका फार्मूला होता है, आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमें बताता है, जहां जिसे सिंपल क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। पहले सबसे पहले आप अटेंडेंस दोगे, उसके बाद फिर मैं डाउट पूछूंगा आपको। तो फटाफट मैंने क्या बोला, जब आपका पार्टिकल यहाँ पे आके रुका उस समय आपकी वेलोसिटी 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो जो काइनेटिक एनर्जी इट विल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात समझ आई होगी। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि मैं साइड पे लिख रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे K कितना है, K को K ही रख दिया मैंने। Q1 कितना है आपका, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आपका Ze। और Q2 कितना आपका, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है 2e। और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, यहाँ पे आके आपका अल्फा पार्टिकल रुका था और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस लेंगे वो कितना डिस्टेंस आपका आर नॉट है, वो आर नॉट यहाँ पे आ गया। दिस इंप्लाइज आपको आर नॉट चाहिए, आर नॉट को इस तरफ ले जाओ तो आर नॉट इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा के जेड ई। इसको मैं अगर अच्छे से लिखना चाहूँ वो भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो E इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पे 2 भी है तो 2 इधर भी आ जाएगा। अपॉन क्या है, ये 1/2 एमबी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1/2 एमबी स्क्वायर। अगर 2 को ऊपर ले जाओगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका मन है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आर नॉट का। अगर आपका मन है के की वैल्यू भी मुझे डालनी है तो के की वैल्यू भी डाल लो। 1/, ये क्या है 2, तो क्या होता है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने। इधर क्या है जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या है 1/2 एमबी स्क्वायर। क्या अभी कोई डाउट है, जो कुछ किसी को डाउट है, या अगर डाउट है से डाउट, अगर क्लियर है तो सही है।